1916 में विश्व युद्ध एक संघर्ष का युद्ध बन चुका था। दोनों छोर अब युद्ध जीतने के पीछे नहीं, बल्कि दुश्मन को संख्या में खदेड़ने के पीछे थे। और अब तक इतने सैनिकों को खोने के बाद कोई भी सरेंडर कर सकता था। अब 1917 में अब ये रणनीति यूरोप की महान पावर्स को घुटनों पर ला सकती थी। जर्मनी को मालूम पड़ गया था कि यह संघर्ष भरा युद्ध अब वो जल्द ही हार सकता है। तो अब जर्मनी के लीडर्स अंधेरे में तीर चलाते हैं। वो एक अनरूल्ड सबमरीन युद्ध का ऐलान कर देते हैं। उनको विश्वास था कि उनकी यू-बोट्स ब्रिटेन की पूरी तरह से घेराबंदी करके 6 महीनों के अंदर घुटनों पर ला सकती थी। पर इसकी वजह से बेपक्षीय यूएसए की बोट्स पे भी हमला हो रहा था, जिसमें पहले भी कई सारे नागरिक मारे गए थे, जिससे यूएसए की इस युद्ध में कूदने की संभावना और बढ़ जाती है। इस कैंपेन के बस 2 दिन के अंदर ही एसएस ल्यूसिटोनिक, एक अमेरिकी जहाज जो कि टेक्सास से इंग्लैंड के हों ले जा रहा था, एक यू-बोट द्वारा डुबा दिया जाता है। तभी ब्रिटिश यूएस गवर्नमेंट को एक टेलीग्राम पास करते हैं जो कि उन्होंने इंटरसेप्ट किया था, जो कि था जर्मनी के फॉरेन सेक्रेटरी और मैक्सिको में तैनात जर्मन एम्बेसडर का। जर्मनी मैक्सिको को उकसा रहा था अमेरिका पे हमला करने के लिए, अगर अमेरिका जर्मनी पे हमला करता है। ये जिमरमैन टेलीग्राम यूएसए के प्रेसिडेंट विल्सन पे और दबाव डाल देता है जर्मनी पे आक्रमण करने के लिए। वहीं रशिया में बड़ी तादाद में घायल सैनिक और खाने की कमी के चलते लोग सड़कों पर उतर आते हैं। द ज़ार एब्डिकेट्स और एक नई गवर्नमेंट अब चार्ज ले लेती है, जो कि इस युद्ध को जारी रखने की कसम खाती है। पर बॉर्डर पर रशियन सैनिकों की संख्या कम होती जा रही थी। जर्मनी के बार बार प्रोवोकेशंस के बाद यूएसए आखिरकार जर्मनी पे युद्ध का ऐलान कर देता है। इससे एलाइज के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज खुल जाते हैं, पर उनको इकट्ठा होने में महीनों लग जाएंगे और जर्मनी का यू-बोट से घेराबंदी करने वाला प्लान शायद कारगर साबित हो। अप्रैल यू-बोट्स का सबसे ज्यादा अच्छा महीना रहा। उन्होंने तकरीबन 8,86,000 टन एलाइड सामग्री डुबा दी, औसतन 17 जहाज हर दिन। वो जहाज जो कि मदद सामग्री और खाने से भरे हुए थे। अगर ब्रिटेन ने यू-बोट्स का उपाय नहीं सोचा तो भुखमरी पड़ना तय है। वहीं पश्चिमी बॉर्डर पर ब्रिटेन ने अलास्का युद्ध शुरू किया। ये एक डायवर्जन था आने वाले मेजर फ्रेंच हमले के लिए। एक लंबी लड़ाई के बाद कनेडियन सैनिकों ने विनी रिज पर हाई ग्राउंड हथिया लिया। ये एक लिमिटेड जीत थी, लेकिन एलाइड फोर्सेस ने 1,50,000 सैनिक खो दिए और जर्मनी ने 1,30,000। वहीं ट्रेंचेस के ऊपर पहला हवाई युद्ध अपनी चरम सीमाओं पर पहुंच गया था। रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट दुश्मनों की पोजीशंस का पता लगाने और उन पे गोला बारूद बरसाने के काम आने लगे। स्काउट एयरक्राफ्ट और फाइटर उनको उनके मिशन के पूरे होने से पहले मार गिराने की कोशिश करते हैं। हर महीने एयरक्राफ्ट्स के नए मॉडल्स बनाए जाने लगे, पर इसी के चलते जर्मन एयरक्राफ्ट एक कदम आगे रहते, जिन्होंने एलाइज की नाक में दम कर रखा था। इस महीने को खूनी अप्रैल से जाना जाने लगा। विनी रिज के युद्ध के 3 दिन बाद फ्रेंच जनरल रॉबर्ट निवेल अपना मेन ऑफेंसिव चालू करते हैं। उम्मीदें काफी ज्यादा थी, पर थोड़ी सफलता के बाद यह हमला धीमा होने लगता है और घायल सैनिकों की संख्या ऊपर जाने लगती है। ये बेमतलब मौतें फ्रेंच सेना का मनोबल चरमरा देती हैं।
सारे यूनिट्स अब हमला करने से इनकार करने लगते हैं। जनरल निवेल को अब कमांड से हटा दिया जाता है और उनकी जगह जनरल पटैन ले लेते हैं। वेटाइन के हीरो जो और आत्महत्या करने वाले मिशंस को रोक देते हैं। उन गर्मियों मेसी रिज में ब्रिटेन की सेना जर्मन लाइंस के नीचे टनल खोद लेती है और दुश्मनों के ठीक नीचे 19 माइन विस्फोट होते हैं। यह मानव द्वारा किया गया इतिहास का सबसे बड़ा एक्सप्लोजन था। यह एक बहुत ही चालाक पर आसान जीत थी। वहीं ग्रीस में राजा कॉन्स्टेंटाइन बेपक्षता के आखिरी शख्स को भी एलाइज का साथ देना पड़ता है और ग्रीस युद्ध में उतर जाता है। रशिया की नई गवर्नमेंट अब एक नए युद्ध का आरंभ करती है, पर जुलाई का आक्रमण बहुत ही भयानक होता है। रशियन सेना का डिसिप्लिन और हौसला टूट जाता है। अब रशियन सेना और लड़ने का रिस्क नहीं ले सकती और सेंट्रल पावर का काउंटर अटैक वो नहीं संभाल पा रहे थे। समंदर में एलाइज अपने मर्चेंट शिप्स को काफिलों में भेजने लगते हैं, जिनके साथ युद्धपोतों की टोली होती है। यह नया सिस्टम यू बोट्स के हमलों को कम कर देता है। यू बोट का ये युद्ध अब उल्टी दिशा में बह रहा था। वहीं जर्मनी के अंदर इस युद्ध को रोकने की चर्चा होने लगी थी। जर्मन पार्लियामेंट राइक्सटैग एक शांति प्रस्ताव लाता है, जिसे पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग और रिकंसिलिएशन कहा गया, और यह प्रस्ताव जर्मन हाईकमांड द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है, जो कि जर्मनी पर एक सेना बल तानाशाह की तरह राज्य कर रहे थे। वहीं बेल्जियम में ब्रिटेन के सैनिक 1917 का सबसे बड़ा हमला करते हैं। यीप्रा का तीसरा युद्ध, आगे चल के इसे पैशेंडेल के नाम से भी जाना जाने लगा। भयंकर गोलाबारी, बारिश और कीचड़ और जंग लगे सिग्नलों ने इसे कीचड़ और मौत का समंदर बना दिया था। इतनी बेकार कंडीशंस में दुश्मनों के पार जाने की एक उम्मीद गायब हो जाती है। 3 महीनों के बाद इस हमले को रोक दिया जाता है, जिसके चलते ब्रिटिश सेना ने 2,40,000 सैनिकों को खो दिया और जर्मन्स ने 2 लाख सैनिकों को। वहीं इटालियन बॉर्डर पर इसोंसो के 11वें युद्ध में इटालियन और ऑस्ट्रो हंगेरियन सेनाएं एक दूसरे से अंत तक युद्ध करती रह रही थी, जिसके बाद इटालियन सेना ने तकरीबन 1.5 लाख सैनिक खो दिए और ऑस्ट्रो हंगरी ने तकरीबन 1 लाख। उस साल एलाइड देशों की संख्या काफी तेजी से बढ़ गई थी। ब्राजील, लाइबेरिया, चाइना, सायान, ये सब जर्मनी के यू बोट हमलों के जवाब में जर्मनी पर युद्ध का ऐलान कर देते हैं, या फिर एलाइज पे एक फेवर करने के लिए। चाइना अपने बहुत सारे लेबर को काम करने के लिए भेजता है, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में और इंडिया में। उस साल मिडिल ईस्ट में ब्रिटिश सेना अपनी कुट में हुई 1916 की बेइज्जती का बदला लेती है। वो कुट की ऑटोमन सेना को हराते हुए बगदाद पे कब्जा कर लेते हैं। ब्रिटिश सेना जो कि इजिप्ट में थी, वो साइनाई रेगिस्तान से होते हुए गाजा पे हमला करते हैं, पर ऑटोमन सेना उन्हें पहले और दूसरे युद्ध में खदेड़ देती है। जुलाई में अरब के रेबल्स एक जरूरी ऑटोमन पोर्ट अकबा पे कब्जा कर लेते हैं। उनके साथ एक ब्रिटिश मिलिट्री एडवाइजर था, कैप्टन T.E. लॉरेंस, जिन्हें अरेबिया का लॉरेंस भी कहा जाने लगा था। उसी साल ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बैल्फोर एक बाल्फोर डिक्लेरेशन का ऐलान करते हैं, जिसमें ज्यूज को फलस्तीन में बसाने का वादा था। इसका मकसद ज्यूज का एलाइज के प्रति सपोर्ट लेना था, पर यह डिक्लेरेशन अरब लीडर्स को रास नहीं आता है।
अक्टूबर में ब्रिटिश सेना आखिरकार गाजा का युद्ध जीत जाती है, जो कि पैलेस्टाइन पर हमला करने का रास्ता खोल देती है। 6 हफ्तों बाद जनरल एलम्बी अपने सैनिकों के साथ जेरूसलम में दाखिल होते हैं, जो कि 400 साल का ओटोमन राज्य खत्म कर देता है। अब जब रशियन सेना बहुत ही कमजोर हो चुकी थी, जर्मनी खुलकर दूसरे बॉर्डर से अपने सैनिक इटालियन बॉर्डर पर लाता है, जो कि कैपेरेटो के युद्ध में इटालियन सेना को कुचलकर आगे बढ़ने में मदद करती हैं और इटली में 70 मील तक घुस जाते हैं, जिसमें तकरीबन 2.5 लाख सैनिक बंदी बना लेते हैं। ब्रिटिश और फ्रेंच डिविजन्स, जिनकी इटालियन बॉर्डर पे सख्त जरूरत थी, उन्हें फिर से तैनात किया जाता है ताकि वो इटालियन बॉर्डर संभाल सकें। वहीं रशिया में एक और रेवोल्यूशन लेनिन बोल्शेविक की पार्टी को पावर में ले आता है, जो कि रशिया को इस युद्ध से अलग करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। वहीं फ्रांस में जॉर्ज क्लोमेशर नए प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, जिनका उपनाम द टाइगर था। इनका नारा था पूर्णतः युद्ध और पूर्णतः जीत। पर एलाइज की आंखों से 1917 का अंत देखते हुए ये जीत मुश्किल लगने लगी थी। रशिया ने युद्ध करना बंद कर दिया था। फ्रेंच आर्मी अपने सैनिकों को संभाल रही थी। इटालियन बॉर्डर टूटने के कगार पे था और अमेरिकन रेनफोर्समेंट को आने में अभी भी काफी समय बाकी था। अभी के लिए यूरोप की जमीन पर ब्रिटेन ही सबसे ताकतवर एलाइड देश था। तो फिर ब्रिटिश सेना कैम्ब्राई पर आक्रमण कर देती है। ये इतिहास का सबसे बड़ा टैंक हमला था। पहले ही दिन ब्रिटेन सेना के टैंक्स जर्मन लाइन और डिफेंसेस को चीरते हुए कई मीलों तक अंदर घुस गए। पर उसके बाद ये टैंक्स या तो खराब हो गए या तो तबाह कर दिए गए। जर्मन्स के पास जल्द ही रेनफोर्समेंट आ जाती है और जितनी भी जमीन हथियाई गई थी वो वापस ले लेते हैं। वहीं फिनलैंड रशिया से इंडिपेंडेंस ले लेता है। रोमेनिया, जो कि रशिया के गिरने के बाद अकेला पड़ गया था, सेंट्रल पावर के साथ समझौता कर लेता है। ठीक 6 दिनों बाद रशिया भी समझौता कर लेता है। अब एलाइज का मजबूत पूर्वी छोर नहीं रहा। सन 1917 में एलाइज का एक बहुत ही बड़ा और मजबूत देश रशिया इस युद्ध से बाहर चला जाता है, पर उसके बदले एक नया दोस्त अमेरिका युद्ध में उतर जाता है। जर्मनी को पता चल गया था कि अब वो बस मिलिट्री के जरिए ही इस युद्ध को जीत सकता है और वो एक और बार 1918 में कुछ बड़ा करने की प्लानिंग में जुट जाते हैं।